स्टूडेंट, तो आज के लेक्चर में अगेन मैं क्वेश्चन करूंगा जो आपका आ चुका है जेईई मेंस में, ठीक है, 25 जून को। तो मैंने 12 क्वेश्चन किया था, आज मैं 13 से करूंगा। तो जो पहला क्वेश्चन है, करंट फ्लोज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ रेडियस आर एच सोन, द वैल्यू ऑफ दिस करंट इज आई फॉर रेडियल डिस्टेंस आर लेस देन आर, मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन आर एच। ओके, तो ये आपसे पूछा गया है, इसका रेडियस क्या दे रखा है, कैपिटल आर। ओके, ये दे रखा है। तो डियर स्टूडेंट, इसका तो रिजल्ट आपको याद होना चाहिए कि आपका कोई कंडक्टर है या ऐसा क्रॉस सेक्शन है, उससे करंट फ्लो कर रहा है, तो इनसाइड द कंडक्टर क्या मैग्नेटिक फील्ड होता है और आउटसाइड द कंडक्टर क्या मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। फिर भी याद नहीं है तो मैं एक डेरिवेशन कर देता हूँ इनसाइड वाला। ओके, तो सपोज मैं क्या करता हूँ, इनसाइड में एक ऐसा एक सर्कुलर लूप लेता हूँ, ठीक है, एक क्या लेता हूँ, सर्कुलर लूप लेता हूँ जिसका रेडियस क्या है, स्मॉल आर है, ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं, सबसे पहले करंट डेंसिटी निकाल लेता हूँ। जैसे आई करंट जो फ्लो कर रहा है वो कहाँ से कर रहा है, आई करंट आपका इस एरिया से फ्लो कर रहा है। ओके, इस एरिया से फ्लो कर रहा है, तो करंट डेंसिटी क्या हो जाएगा, करंट डेंसिटी आपका हो जाएगा जे इक्वल टू जो भी करंट फ्लो कर रहा है आई, और किस एरिया से कर रहा है, इस एरिया से, तो इसका एरिया क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये निकल गया मेरा करंट डेंसिटी। अब देखो डियर स्टूडेंट, ये जो स्मॉल आपका लूप है, ये जो लूप है, इस लूप के थ्रू कितना करंट फ्लो होगा, इसका रेडियस स्मॉल आ रहा है, तो इस लूप के थ्रू करंट सपोज आपका है आई इनक्लोज्ड, इसे हम लोग बोलते हैं आई इनक्लोज्ड, ठीक है। दिस इज इक्वल टू व्हाट, आपका जो करंट डेंसिटी है, ये आपका करंट डेंसिटी इनटू स्मॉल गैप का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आई इनक्लोज्ड आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करते हैं, ठीक है। जस्ट आपको क्या करना है, एक एलिमेंट मान लेना है डीएल यहाँ पे, ठीक है, इस लूप पे आपको एक डीएल का एलिमेंट कंसीडर करना है। ओके, अब देखो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल, ये आपका क्या होता है, म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड, यही होता है, जितना करंट इनक्लोज्ड है उस लूप से। ओके, तो अब देखो बी क्या होगा, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन किसका होगा, डीएल का होगा, ठीक है। म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड क्या है, आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। बी इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, क्यों, क्योंकि सारे पॉइंट पे बी सेम होगा इस स्मॉल सर्कुलर लूप पे, ठीक है, क्योंकि ये इक्वी डिस्टेंस पे है, सारा पॉइंट इक्वी डिस्टेंस पे है इस एक्सिस से, तो सारे पॉइंट पे सेम मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसलिए बी आपका बाहर आ गया, इंटीग्रेशन डीएल का होगा। और ये डीएल को मैं इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आ जाएगा, ऐसे छोटे छोटे डीएल को मैं इंटीग्रेट करता जाऊंगा तो ये आपका पूरा सर्कमफेरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू यहाँ से आपका बी और इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या आ जाएगा, 2 पाई आर, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ओके, एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से जो आपको बी इनसाइड आएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका म्यू नॉट आई आर डिवाइडेड बाय 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर। तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, डिपेंड किस पे कर रहा है, केवल आर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो आपका क्या है, ये ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और यही आपका बी आउटसाइड का क्या रिजल्ट आता है, इसका डेरिवेशन आप खुद करना, ये आपका आता है, मतलब आपका आर यदि कहाँ पे है, बाहर है, ठीक है, इस वायर से या इस कंडक्टर के बाहर है, तो क्या आता है आपका, ये आपका आता है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर, यहाँ आपका आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। ओके, ये है, इसका आपको ग्राफ भी याद होना चाहिए, ग्राफ क्या होता था, कुछ इस प्रकार आपका ग्राफ होता था। ग्राफ आपका कुछ इस प्रकार होता था, इनिशियली क्या है आपका, इनसाइड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो ये लीनियरली ऐसे इंक्रीज होगा बी, ये आपका बी है, ये आपका आर है, और आउटसाइड में क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर है,
तो ऐसे ये डिक्रीज होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ आपका R इक्वल टू होगा कैपिटल R, ठीक है। ये था ग्राफ, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका अ ब्लॉक ऑफ मास 0.5 kg विथ वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड compresses a spring by 30 सेंटीमीटर when its velocity is halved, find the spring constant, ठीक है। मतलब ये कि आपका एक कोई ब्लॉक है, ठीक है, कोई ऐसा आपका एक ब्लॉक है, ओके, जिसका मास क्या दे रखा है 0.5 kg, कितना से ये मूव कर रहा है 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और यहीं आपका एक स्प्रिंग है, ऐसा ऐसा आपका एक स्प्रिंग है, ओके। अब देखो, अब क्या हो रहा है, ये स्प्रिंग आपका कंप्रेस कर रहा है, इससे आपको ये जब इससे कोलाइड कर रहा है तो इसमें क्या होगा, कंप्रेशन होगा। तो कुछ इस प्रकार का इसमें कंप्रेशन हुआ, ओके। और ये जो कंप्रेशन आपका दिया हुआ है, ये 30 सेंटीमीटर का कंप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है। और इस समय इसका वेलोसिटी क्या हो जाता है, हाफ, मतलब 12 का हाफ 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो सपोज मैं इसे इनिशियल सिचुएशन मान लेता हूँ, इसे फाइनल सिचुएशन मान लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देंगे, मतलब इनिशियल कंडीशन में जो एनर्जी था वही फाइनल कंडीशन में एनर्जी होगा, ठीक है। तो इनिशियल कंडीशन में क्या था, इसका काइनेटिक एनर्जी, इसका काइनेटिक एनर्जी क्या है आपका, हाफ 0.5 हाफ mv², 12 स्क्वायर, ठीक है। और स्प्रिंग तो आपका अनस्ट्रेस्ड है, कोई इसमें आपका कंप्रेशन या इनलोंगेशन नहीं है इनिशियली, तो इसमें कोई एनर्जी नहीं होगा, ठीक है। तो सारा एनर्जी आपका काइनेटिक एनर्जी होगा किसका, 0.5 kg ब्लॉक का। अब फाइनल में क्या है, फाइनल में आपका जो ब्लॉक का है वो क्या है, हाफ 0.5 इंटू 6 स्क्वायर, ठीक है। वेलोसिटी क्या है 6 मीटर पर सेकेंड, प्लस उसके बाद क्या है डियर स्टूडेंट, आपका स्प्रिंग कंप्रेशन में आ गया है, ठीक है। तो इसका भी पोटेंशियल एनर्जी होगा, दैट इज हाफ kx², x क्या है 30 सेंटीमीटर, इसे आप मीटर में बदल दो 0.3 आ जाएगा, ठीक है, मीटर, उसका स्क्वायर। अब इसमें क्या होगा डियर स्टूडेंट, ये अब आपका आ जाएगा 0.5, 12 इंटू 12 144 डिवाइडेड बाई 2, ये 72 आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू ये आपका आ जाएगा 36/2, दैट इज 18 इंटू 0.5, ये आपका क्या आ जाएगा, हाफ kx², दैट इज ये आपका आ जाएगा k इंटू 0.09, ठीक है, ये आपका आ गया। अब क्या होगा, ये आपका 36 होगा, दिस इज इक्वल टू 9, और ये आपका आ जाएगा 9k/200, ठीक है, 9k/200। तो 9k/200 आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 माइनस 9 27, ठीक है। तो ये आपका 9 3 जा 27, तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 इंटू 200 600 न्यूटन पर मीटर, ये आपका k आ गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, if the current is 2 ampere, if the current is 2 ampere, then energy is energy in 15 second is 300 joule. Find the energy if current is 3 ampere and time is 10 second. ओके, तो देखो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो क्लास 10th का है, ओके। तो इसमें क्या होता है, आपका करंट कितना है 2 एम्पियर है, तो इसमें एनर्जी कितना लग रहा है, एनर्जी आपका जो डिसिपेट हो रहा है 300 जूल हो रहा है 15 सेकेंड में, ठीक है। तो आपको एनर्जी फाइंड आउट करना है यदि करंट 3 एम्पियर हो और टाइम 10 सेकेंड हो। तो देखो आप सबसे पहले आपको पता होगा H इक्वल टू IR²T, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है, H इक्वल टू I²RT। अब देखो H क्या है, H आपका इनिशियली दे रखा है 300, दैट इज 300 इज इक्वल टू I², I क्या है आपका शुरू में 2 इंटू R, टाइम क्या है 15 सेकेंड है। तो यहाँ से आपका R जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 4 इंटू ये आ जाएगा, ठीक है, और ये 5, मतलब 5 ओम आपका क्या आ जाएगा रेजिस्टेंस। अब आपका जो हीट पूछा है दैट इज H डैश, यही लगाओ आप I²RT। तो अब I क्या है आपका 3 एम्पियर, रेजिस्टेंस 5 निकल चुका है, ओके।
टाइम 10 सेकेंड, तो ये आपका आ जाएगा 450 जूल, ठीक है, 450 जूल। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था, या ये क्वेश्चन है, अ सॉफ्ट बबल्स ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, फाइंड द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द इंटरफेस। ठीक है, मतलब क्या, आपका पहले एक सॉफ्ट बबल है, कुछ ऐसा सॉफ्ट बबल है, ओके, एक आपका छोटा सॉफ्ट बबल है जिसका रेडियस क्या दे रखा है, इसका रेडियस आपका है 9 सेंटीमीटर, इसका है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दे रखा है। अब डियर स्टूडेंट, सपोज मैं कर लेता हूँ कि इसके अंदर जो प्रेशर है वो P1 है, इसके अंदर क्या है प्रेशर P1 और इसके अंदर P2 है, ठीक है। तो P1 प्रेशर क्या होगा, P1 जो प्रेशर होगा वो हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इज P0, बाहर वाला प्रेशर, प्लस एक्सेस प्रेशर क्या होता है आपका 4T/R होता है, ठीक है। तो P1 के केस में R क्या है आपका 6 है, तो ये आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। P2 क्या होगा, P2 जो हो जाएगा वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर प्लस P0 प्लस 4T, T क्या है सरफेस टेंशन, और 9 हो गया, ठीक है। तो देखो जिसका आपका रेडियस कम है उसका प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है, मतलब ये छोटे वाले बबल के अंदर ज़्यादा प्रेशर होगा। अब देखो आप कम क्यों होगा, क्योंकि नीचे आपका 6 है, तो नीचे डिनोमिनेटर में आपका कम है, तो ओवरऑल ये क्या होगा, ये ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो रेडियस कम है तो प्रेशर ज़्यादा होगा। अब क्या हुआ कि अब दोनों को कांटेक्ट में लाया गया, ठीक है। अब दोनों को जब कांटेक्ट में लाया गया कुछ इस प्रकार होगा, ये बड़ा वाला बबल है, ओके, ये बड़ा वाला बबल है और ये आपका छोटा वाला बबल है, ओके, छोटा वाला बबल है। अब आपका इंटरफेस कैसा बनेगा, तो देखो प्रेशर किस में ज़्यादा था, प्रेशर किस में ज़्यादा था, ये छोटे वाले बबल में, ठीक है। तो छोटे वाले बबल में होगा तो मतलब ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। इधर से आपका कॉनकेव होगा, ठीक है, छोटे वाले बबल से, आई बात समझ में, क्यों, क्योंकि इसका प्रेशर ज़्यादा था तो इधर ज़्यादा प्रेशर लगेगा, इधर ज़्यादा प्रेशर लगेगा इसके कंपैरिजन में, इधर के कंपैरिजन में, ठीक है, इधर ज़्यादा प्रेशर लगेगा इधर थोड़ा कम लगेगा, इसलिए थोड़ा ये इधर निकला हुआ होगा, ओके, ये है। अब डियर स्टूडेंट, इसी का रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा गया है, ठीक है, इसी का रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा गया है। तो अब देखो अब देखो आप, तो यहाँ का सपोज इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मैं मान लेता हूँ R, ओके, R, तो यहाँ का जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, इस जगह का, ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, या तो ये प्रेशर डिफरेंस, यहाँ का जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, ये आपका होगा, इधर क्या था आपका P1 था, ठीक है, P1 था, और इधर क्या था प्रेशर P2 था, ठीक है। तो P1 माइनस P2 अब नेट प्रेशर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो जाएगा P1 आपका क्या है P0 प्लस 4T/R, ये आपका 9 है, ठीक है, 9 है, माइनस P2 क्या है P0, ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो ये 4T/9, ओके, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये P1 माइनस P2 है, मतलब यहाँ का प्रेशर आ गया, अब इस जगह का प्रेशर आ गया, ओके। तो जब यहाँ का प्रेशर आ गया और क्योंकि इधर प्रेशर P1 था इधर P2 था, इधर P1 था इधर P2 था, अब क्या हो जाएगा, दोनों जब कांटेक्ट में आ गया तो इधर P1 है और उधर P2 इसको कैंसिल करेगा, तो P1 माइनस P2 हो जाएगा अब यहाँ का प्रेशर, ओके। तो अब देखो, और यहाँ का, अब ये मेरा क्या आ गया, इस जगह का प्रेशर आ गया, दैट इज 4T/9, ये क्या आ गया 4T/9 माइनस P1 यहाँ पे आपका 6 था, ओके, ये आपका 6 है, 4T/6
4t/6। ओके, यहाँ क्या होगा आपका 6 होगा, 4t/6 माइनस 4t/9, ये यहाँ का प्रेशर आ गया। ओके, और ये किसके इक्वल होगा? यदि यहाँ का रेडियस ऑफ कर्वेचर r है तो ये हो जाएगा 4t/r के इक्वल। ठीक है, अब देखो ये यहाँ से 40 कैंसिल हो गया, तो 1/r क्या आ जाएगा मेरा? 1/6 माइनस 1/9। ओके, और ये आप याद भी रखना। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको ये याद भी रखना है। दैट इज 1/r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? 1/r1 माइनस 1/r2, ऐसे आप याद रखना। ओके, यहाँ r1 क्या है 6, r2 क्या है 9, तो ये मेरा क्या आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 1/18। ओके, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गया इस इंटरफेस का? इसका हो गया 18 सेंटीमीटर। क्या हो गया? 18 सेंटीमीटर। ओके, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डियर स्टूडेंट ये है, द टोटल करंट सप्लाइड टू द सर्किट एज शोन इन फिगर बाय 5 वोल्ट बैटरी इज। मतलब ये करंट आपसे पूछा गया है क्या होगा। ओके, तो देखो आप तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये 5 ओम, ये 5 ओम और ये 5 ओम आपका पैरेलल में कनेक्ट है। क्यों पैरेलल में कनेक्ट है? देखो आप सपोज यहाँ का पोटेंशियल आप 0 मान लो। ओके सॉरी, यहाँ का पोटेंशियल आप 0 मान लो, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 5 वोल्ट हो जाएगा। ओके, अब ये 5 वोल्ट हो गया, तो ये सारे पॉइंट का पोटेंशियल क्या है? ये सारे पॉइंट का पोटेंशियल आपका 5 वोल्ट ही होगा। ओके, 5 वोल्ट होगा जब तक कि आपको रेजिस्टेंस ना मिल जाए। अब इसके बाद यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपका जो भी ये आपका है, ये सारा पॉइंट इस पे सेम पोटेंशियल पे है। ठीक है, मतलब ये कि आपका यहाँ भी 5 वोल्ट होगा, इस पॉइंट पे भी 5 वोल्ट होगा और इस पॉइंट पे भी 5 वोल्ट होगा। ओके, और यहाँ का पोटेंशियल सपोज मैं x मान लेता हूँ। ठीक है, तो देखो ये 5 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है? 5 माइनस एक्स, और ये 5 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है? 5 माइनस एक्स पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, मतलब दोनों रजिस्टर्स के अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, तो दोनों आपका क्या हो गया? पैरेलल में कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो इसका क्या होगा रिजल्टेंट जब पैरेलल में है? इसका आपका हो जाएगा 2.5 ओम। ठीक है, अब ये 2.5 ओम और ये 2.5 ओम क्या है आपका? सीरीज में है। ठीक है, तो उसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 2.5 प्लस 2.5 5 ओम, और उसके साथ ये आपका पैरेलल में कनेक्ट होगा ये। ठीक है, 5 ओम, तो इसका आपका जो आर इक्विवेलेंट आ रहा है वो क्या आएगा? 5 पैरेलल 5, ये क्या आ जाएगा इसका इक्विवेलेंट? 2.5 ओम। ठीक है, हाफ हो जाएगा। अब देखो करंट क्या होता है? करंट आपका होता है V/R इक्विवेलेंट। ओके, दैट इज 5 डिवाइडेड बाय 2.5, दैट इज 2 एम्पियर। ठीक है, करंट क्या आएगा इसमें आपका? करंट इसमें आपका आएगा 2 एम्पियर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। हाँ, ये क्वेश्चन है आपका, ये तो आपका थियोरेटिकल है। डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट इस्टेब्लिश्ड वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये आपका स्टेटमेंट है फर्स्ट। और स्टेटमेंट 2 क्या है? इफ इलेक्ट्रॉन्स हैज वेव नेचर दिस शो इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। देखो डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को मूव कराया जाता है और एक मतलब क्रिस्टल के थ्रू से पास कराया जाता है, तो आपको क्या देखने को मिलता है? डिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, आई बात समझ में? और ये जो डिफ्रैक्शन होता है और इंटरफेरेंस, ये किसका प्रॉपर्टी है? ये वेव का प्रॉपर्टी है। ठीक है, डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस किसका प्रॉपर्टी है? वेव का प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो आपका जो स्टेटमेंट 2 है, इफ इलेक्ट्रॉन्स हैज वेव नेचर दे शो इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, मतलब ये भी करेक्ट है आपका, ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो यही पूछा गया था इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। ओके, तो दोनों आपका क्या है? करेक्ट है, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, ये क्वेश्चन है, वाटलेस करंट फ्लोज थ्रू द AC सर्किट देन द सर्किट इज, ये आपसे पूछा गया। तो ये वाटलेस करंट क्या है? ये वाटलेस करंट मतलब आप कह सकते हो कि जिसके करस्पॉन्डिंग आपका कोई भी पावर लॉस नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई भी एक्टिव पावर उसमें लॉस नहीं हो रहा है, एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है। ठीक है, जिस करंट के करस्पॉन्डिंग क्या हो रहा है आपका?
एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है सर्किट में, तो वो आपका वाटलेस करंट है, मतलब पावर जीरो होगा, ठीक है। एक्टिव पावर क्या होगा, जीरो होगा। तो ये कब होता है, तो देखो आपको पता होगा पावर क्या होता है, वी आई कॉस फाई, ठीक है। तो सारा का सारा जो आपका इसमें डिपेंड करेगा पावर, वो किससे यहाँ पे डिसाइड होगा, फाई से होगा, ठीक है। ओके, तो फाई क्या होता है, फेज डिफरेंस होता है। तो पी आपका जीरो कब होगा, पी आपका जीरो कब होगा, जब फाई 90 डिग्री होगा, ठीक है। मतलब क्या, वोल्टेज और करंट के बीच का जो फेज डिफरेंस होगा वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। या तो करंट आपका लैग कर रहा होगा 90 डिग्री से, या तो करंट आपका लीड कर रहा होगा 90 डिग्री से सर्किट में, ठीक है। तो ये कब होता है आपका फेज डिफरेंस 90 डिग्री कब होता है, जब आपका सर्किट केवल कैपेसिटी हो या केवल इंडक्टिव हो, ठीक है। केवल कैपेसिटी हो या केवल इंडक्टिव हो सर्किट, तो आपका फेज डिफरेंस 90 डिग्री आएगा, ठीक है। तो ये कब पॉसिबल है, प्योरली इंडक्टिव सर्किट में आपका ये पॉसिबल है, ठीक है। प्योरली इंडक्टिव सर्किट, ओके। तो ये आपका ऑप्शन बी हो गया, ठीक है। या तो आप इसे ऐसे भी आप याद रखना, किसी भी सर्किट में जो पावर लॉस होता है, एक्टिव पावर लॉस होता है, वो जो आपका रेजिस्टेंस है उसके कारण होता है, ठीक है। कोई भी सर्किट ऐसा है, आर एल ऐसा सर्किट है, ठीक है। तो जो भी एक्टिव पावर लॉस होगा उस किस कंपोनेंट के कारण होगा, रेजिस्टेंस के कारण। इसके कारण और इसके कारण कोई भी एक्टिव पावर आपका लॉस नहीं होता है, ठीक है। इसके कारण होता है, ठीक है। तो जहाँ भी आपका रेजिस्टिव आ गया, यहाँ देखो रेजिस्टिव आ गया, यहाँ देखो रेजिस्टेंस आ गया, यहाँ भी रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। तो मतलब रेजिस्टेंस आ गया तो उसमें आपका केवल वाटलेस करंट नहीं होगा, ठीक है। उसमें आपका क्या होगा, कुछ ना आपका मतलब पावर लॉस होगा, एक्टिव पावर लॉस होगा उसमें, ठीक है। बट सेकंड ऑप्शन में क्या है, इंडक्टिव सर्किट, ठीक है। इसमें रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो कोई पावर लॉस नहीं होगा, कोई एक्टिव पावर लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका क्या है, करेक्ट है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन देखो आप, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय ई इक्वल टू 56.5 साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई सी, ठीक है। उसके बाद है फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ द वेव इफ इट इज प्रोपेगेटिंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस इन द फ्री स्पेस, ठीक है। गिवन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, ठीक है। ये आपका एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू दे दिया, आई बात समझ में। तो देखो इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी आपका होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया इनटू टाइम, ठीक है। ये आपका इंटेंसिटी होता है। और आपको पता होगा एक एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, ये आपका होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, ठीक है। ई नॉट क्या है आपका, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो ये आपका एनर्जी डेंसिटी मतलब क्या है, एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। और वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, ठीक है, एरिया इंटू लेंथ। अब देखो ये किसके इक्वल है, अब यहाँ देखो आप, ये लेंथ क्या होगा, लेंथ मतलब क्या आप बोल सकते हो डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होता है आपका स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड यहाँ क्या होगा, लाइट का स्पीड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। तो सी इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम, ये आपका क्या हो गया एनर्जी डेंसिटी, एंड दिस इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से आप लिख सकते हो ई बाय ए टी, क्या लिख सकते हो आप, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, ठीक है। ये आप लिख सकते हो। अब देखो आप, ये अब क्या है, ये आपका यही तो आपका इंटेंसिटी है, ठीक है। मतलब ये यहाँ सी आप मल्टीप्लाई कर दो, हाँ यही आपका इंटेंसिटी है, ठीक है। तो इसे मैं कैलकुलेट कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा। तो आपका इंटेंसिटी क्या आ गया, हाफ एप्सिलॉन नॉट, दैट इज हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपका दे रखा है, क्या दे दिया है आपका,
ये आपका है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है, इंटू ये आपका क्या है E0 स्क्वायर। E0 क्या आपका है, यहाँ देखो 56.5 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 × 10⁸, ठीक है। ये है, इसे जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 4.24, ठीक है, वाट पर मीटर स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है आपका, इफ फोर्स F इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप acts on a particle having position vector 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, then the torque about the origin, ठीक है। तो किसके अबाउट टॉर्क पूछा रहा है, ओरिजिन के अबाउट, ठीक है। तो आपको पता होगा कि ऐसा कुछ है आपका, तो पोजीशन वेक्टर दे दिया है, ठीक है। पोजीशन वेक्टर आपका क्या होता है, ओरिजिन के ही अबाउट होता है वैसे। तो ये आपका आर दे दिया है, ठीक है, आर दे दिया है, दैट इज 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, और आपका फोर्स भी दे दिया है, ठीक है। क्या दे दिया है, आपका फोर्स दे दिया है। तो हमें टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क क्या होता है आपका आर क्रॉस एफ होता है, ठीक है। तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आता होगा, ठीक है। ये कैसे निकालोगे आप, डिटर्मिनेंट का यूज़ करना है, दैट इज आई कैप जे कैप के कैप, ओके। आर क्या है 212 एफ 3 4 -2, ठीक है। तो इसे आपको जस्ट कैलकुलेट कर देना है। तो ये आपका आएगा आई, यहाँ से -2 -8, ओके, ये -2 -8, ओके, माइनस जी, ये क्या आ जाएगा -4 -6, और ये क्या आपका के, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका 8 -3, क्या आ जाएगा 8 -3। तो ये आपका आ जाएगा -10i कैप, ये आपका +10j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है। तो ये आपका कौन सा है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये देखो, ये थियोरेटिकल है, ओके, बहुत ही आसान है। चूज द करेक्ट ऑप्शन मैचिंग एंट्रीज ऑफ कॉलम 1 एंड कॉलम 2। तो आपको मैच करना है। तो एसी जनरेटर का क्या यूज होता है, एसी जनरेटर का यूज बताओ। जनरेटर का क्या काम होता है, जनरेटर आपका मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है कि नहीं। उसमें क्या होता है, आप मैकेनिकल एनर्जी देते हो, वो आपका जो रोटेशन होता है, और आपको एज अ आउटपुट क्या मिलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है, ठीक है। तो ये आपका ऐसे मैच हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, किसी भी सर्किट में करंट है कि नहीं वो जस्ट उसे इंडिकेट करता है, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो मैच। ट्रांसफार्मर का क्या काम है, ये वोल्टेज लेवल को अप एंड डाउन करता है, ठीक है, स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है वोल्टेज को, आपने ये पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये वोल्टेज लेवल को चेंज करता है, ओके। और मेटल डिटेक्टर क्या है आपका, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, रेजोनेंस इन एसी सर्किट, ओके, ये रहा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका। A light wave traveling linearly in a medium of dielectric constant 4 incidents on a horizontal interface separating medium with air. The angle of incidence for which the total intensity of the incident wave will be reflected back into the same medium will be, ठीक है। रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम क्या दे रखा है आपका, म्यू आर दे रखा है, ओके। तो कुछ ऐसा है आपका, एक मीडियम है, ओके, कोई एक ऐसा मीडियम है, और इसमें क्या हो रहा है आपका, लाइट ट्रेवल हो रहा है कुछ इस प्रकार, ओके। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 दिया हुआ है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या दिया हुआ है आपका, 4 दिया हुआ है। अब देखो आप, तो क्या पूछा गया है,
द एंगल ऑफ इंसिडेंट्स फॉर विच द टोटल इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट वेव विल बी रिफ्लेक्टेड बैक। तो ये मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से आपका ये रिलेटेड है। ओके, मतलब क्या पूरा जो इंटेंसिटी है इसी मीडियम पे आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्रिटिकल एंगल निकालना होगा। क्रिटिकल एंगल के करस्पॉन्डिंग लाइट कुछ इस प्रकार मूव करेगा। ठीक है, तो वो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है देखो, उससे पहले आपको क्या निकालना होगा, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया नहीं हुआ है, तो हमको एक रिलेशन पता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू अंडर रूट आपका जो रिलेटिव परमिटिविटी है या आप डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसे बोलते हो इनटू रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो देखो आप, ये आपका दे रखा है 4, ये आपका दे रखा है 1। ठीक है, और ये क्या दे रखा है आपका 4, दिस इज इक्वल टू 2। तो आपका क्या आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। अब यदि आपका मीडियम से एयर में जा रहा है, ठीक है, तो इस केस में आपका क्या होता है, क्रिटिकल एंगल साइन इनवर्स 1/n। ठीक है, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज साइन इनवर्स 1/2 एंड दिस इज इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, तो इसके करस्पॉन्डिंग आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, ये आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं, बल्कि इस केस में आपका क्या होगा, इस केस में आपका लाइट इस प्रकार मुड़ जाएगा। ठीक है, ऐसे मुड़ेगा, लेकिन उसको आना है सेम मीडियम में। ठीक है, क्या आना है, सारे इंटेंसिटी को सेम मीडियम में आना है, तो एंगल इससे ज़्यादा होना चाहिए, 30 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तब वो आपका पूरा इंटेंसिटी इस मीडियम में आ जाएगा, क्योंकि इससे जब एंगल ज़्यादा होगा तब आपका क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। इस केस में जस्ट आप इस प्लेन के पैरेलल चला जाएगा। ओके, इससे ज़्यादा होना चाहिए, तो आपका आंसर क्या होगा, 60 डिग्री। उससे ज़्यादा क्या है आपका 60 डिग्री, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट, that is the difference of a speed of light in the two media A and B, VA minus VB is 2.6 into 10 to the power 7 meter per second. If the refractive index of the medium B is 1.47, then the ratio of refractive index of medium B to medium A is, given a speed of light in vacuum is C equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second. ओके, तो ये आपका दे रखा है। तो देखो आप, VA माइनस VB क्या दिया हुआ है, VA माइनस VB ये आपका दिया हुआ है 2.6 इंटू 10 टू द पावर 7। ठीक है, अब देखो आप, तो ये जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, ये जो वेलोसिटी होता है वो होता है आपका वेलोसिटी इन वैक्यूम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, किसी भी मीडियम में क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट दैट इज वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। ठीक है, मतलब ये कि आपका जो मीडियम ए होगा, ठीक है, जो मीडियम ए होगा उसमें क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट VA क्या होगा, जो आपका वैक्यूम में होगा डिवाइडेड बाय यहाँ का जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा दैट इज NA सपोज। ठीक है, इसी तरह इसमें होगा C डिवाइडेड बाय NB इज इक्वल टू 2.6 इंटू 10 टू द पावर 7। अब यहाँ से आप क्या करो, C कॉमन ले लो आप, C कॉमन ले लो आप, तो ये क्या हो जाएगा 1/NA 1/NB। ठीक है, इज इक्वल टू C कॉमन लेके आप इधर डिवाइड कर दो, ये C कॉमन लेके आप इधर आप मतलब इसे आप RHS साइड ले आओ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका 2.6 है इंटू 10 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय C आपका क्या है 3 इंटू 10 टू द पावर 8, ये है। अब देखो आपका ये क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा ये NA NB और ये आपका NB माइनस NA आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू, इसे जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा 0.087। ओके, अब देखो आप, अब क्या करोगे आप, अब यहाँ से आप ये NB माइनस NA है, यहाँ ये NA है एक्चुअली। ओके, अब यहाँ से आप कॉमन ले लो
Na कॉमन ले लो यहाँ से, ठीक है, आप न्यूमरेटर से, ठीक है। तो Na कॉमन ले लिया मैंने, Na, तो क्या हो जाएगा आपका ये Nb डिवाइडेड बाय Na। यही पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी, क्या पूछा है यहाँ, रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी टू ए, ठीक है। तो यही Nb बाय Na पूछा है, -1 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय Na Nb, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा आपका, और ये आपका कितना आया 0.087। ओके, अब देखो आप यहाँ से जो आपका Nb बाय Na आएगा वो क्या आएगा, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके। और ये कितना दे रखा है 1.47, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे 0.087 से, ठीक है। और ये जो -1 है इधर आके क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, ओके। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 1.12 इतना के लगभग आएगा, ठीक है। एंड ये आपका किसके क्लोज है 1.13 इसके क्लोज है, ठीक है। मतलब ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, ऑप्शन सी क्या है आपका करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, डियर स्टूडेंट, अ स्टीम इंजन इनटेक 50 ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस पर मिनट and cools it down to 20 degrees Celsius. If latent heat of the vaporization of the steam is 540 calorie per gram, then the heat rejected by the steam engine per minute is dash into 10 to the power 3 calorie, ठीक है। तो आपको यहाँ बताना है कि यहाँ क्या आएगा, इस जो आपका फिल इन द ब्लैंक करना है एक्चुअली, ओके। तो अब देखो आप स्टीम इंजन कितना लिया है आपका 50 ग्राम ऑफ स्टीम को क्या कर रहा है, ये 100 डिग्री सेल्सियस से कूल कर रहा है इसको 20 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। लेटेंट हीट आपका कितना दे रखा है 540, ठीक है, ये दे रखा है। अब देखो एक्चुअली इसमें होगा क्या, इसमें आपका पहले स्टीम होगा, वो कितना में है आपका, वो आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक है। और ये किस में जाएगा, सबसे पहले ये आपका जाएगा वाटर में, स्टीम से वाटर में जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पे ही, ठीक है। आपका क्या होगा 100 डिग्री स्टीम से 100 डिग्री सेल्सियस वाटर में पहले कन्वर्ट होगा, ठीक है। यहाँ फेज चेंज हो रहा है, तो फेज चेंज में क्या होता है आपका टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे जो आपका लेटेंट हीट होगा वो क्या होगा m इंटू एल, एम क्या है मास, एल क्या है लेटेंट हीट। अब इसके बाद क्या होगा, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस से अब ये वाटर 20 डिग्री सेल्सियस में आएगा, वाटर 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका हीट होगा वो क्या होगा mc डेल्टा टी, ठीक है, mc डेल्टा टी। अब देखो अब जो आपका टोटल हीट होगा वो क्या होगा, आप यहाँ याद रखना जो C होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, वो 1 होता है, ठीक है। क्या होता है ये आपका 1 होता है, 1 कैलोरी पर ग्राम, क्या होता है ये 1 कैलोरी पर ग्राम, याद रखना आप ये। अब देखो आप, तो ये हीट क्या हो जाएगा आपका टोटल हीट ml प्लस mc डेल्टा टी, ओके। तो अब देखो आप यहाँ से जस्ट मास क्या दे रखा है 50 ग्राम, तो इसे आप ग्राम में ही रहने दो, क्यों, क्योंकि लेटेंट हीट देखो आपका पर ग्राम दिया हुआ है, ठीक है 540। उसके बाद यहाँ भी m आपका क्या होगा, यहाँ भी m आपका 50 होगा। C क्या है 1 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। और टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस आपका है 100 - 20, तो ये क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 100 - 20 80, ठीक है 80 डिग्री सेल्सियस, यहाँ से 100 - 20, ओके। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 31,000 कैलोरी, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू 31 इंटू 10 टू द पावर 3 कैलोरी, ओके। तो यहाँ से देखो आप क्या आ गया, ये यहाँ पे जो आपका आएगा ये 31 आएगा, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
द फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी ऑन एन ओपन ऑर्गन पाइप इज इक्वल टू द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लोज्ड organ pipe. If the length of the closed organ pipe is 20 centimeter, the length of the open organ pipe is, ठीक है। तो देखो फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है ओपन ऑर्गन पाइप का, ओपन ऑर्गन पाइप का फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है, ये दे रखा है इज इक्वल टू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। लेंथ क्या दे रखा है 20 सेंटीमीटर। तो लेंथ किसका लेंथ दे रखा है आपका क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का, तो हमें किसका निकालना है ओपन ऑर्गन पाइप का, ठीक है, सेंटीमीटर में। तो देखो अब हमें ओपन ऑर्गन पाइप के बारे में पता है, ओपन ऑर्गन पाइप, इसके बारे में हमें क्या पता है, इसके बारे में हमें पता है कि ये जो FN होता है फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है, ये क्या होता है NV डिवाइडेड बाय 2L, ठीक है, ये होता है आपका। अब देखो फर्स्ट ओवरटोन के लिए n इक्वल टू क्या होगा 2 होगा, ठीक है, फर्स्ट ओवरटोन के लिए n इक्वल टू 2 होगा। तो यहाँ से आपका जो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 2V बाय 2L, ठीक है। तो ये क्या आ गया V बाय L। ये ओपन ऑर्गन का पाइप के लिए है तो इसे LO लिख देते हैं, ठीक है, ओपन है ये, ठीक है, L नॉट से इसे डिनोट कर रहे हैं, ये आ गया। यदि मैं क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की बात करूं, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, तो इसमें क्या होता है आपका जो फ्रीक्वेंसी होता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होता है वो क्या होता है, ये होता है V बाय 4L नॉट। क्या होता है V बाय 4L नॉट, ओके, V बाय 4L नॉट। अब देखो आप ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए मैं यहाँ C लिखता हूँ, ये आपका क्या है C है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए, ठीक है, लेंथ। तो ये और ये इक्वल है तो दोनों को आप इक्वल कर दो, तो V बाय L नॉट इज इक्वल टू V बाय 4LC, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो जो आपका लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप जो आएगा वो क्या आएगा 4 टाइम्स लेंथ ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का 20 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये आपका आ जाएगा 80 सेंटीमीटर। क्या आ गया 80 सेंटीमीटर, ओके। तो आपका 80 सेंटीमीटर आंसर होगा। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द करंट इन अ कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 2 हेनरी इज इंक्रीजिंग अकॉर्डिंग टू I इक्वल टू 2 sin t स्क्वायर एम्पियर। द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्पेंड ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन करंट चेंजेस फ्रॉम 0 to 2 एम्पियर इज, ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। तो अब आप देखो यहाँ पे आपको पता है कि जब किसी भी इंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो उसमें आपका एनर्जी क्या होता है हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक है, क्या होता है हाफ एल आई स्क्वायर, ओके। तो देखो आप द करंट इन अ कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस क्या दे रखा है एल आपका दे रखा है 2.0 हेनरी, ओके, ये दे रखा है। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपका इंक्रीज हो रहा है करंट, तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्पेंड ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन द करंट चेंजेस फ्रॉम 0 to 2 एम्पियर, ठीक है। इनिशियल करंट आपका क्या है 0 to 0 एम्पियर, फाइनल करंट क्या है 2 एम्पियर, ठीक है। तो देखो इसमें जो भी हीट आपका इसमें होगा मतलब एनर्जी जो भी स्पेंड होगा वो जितना एनर्जी का चेंज होगा उतना उसी के इक्वल आपका स्पेंड होगा एनर्जी, ठीक है। मतलब ये कि एनर्जी स्पेंड जो होगा वो क्या होगा जो आपका फाइनल एनर्जी है माइनस इनिशियल एनर्जी, ठीक है। अब देखो एनर्जी क्या होता है आपका इंडक्टर में जो एनर्जी होता है वो होता है हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक है, हाफ एल आई स्क्वायर, मैं इसे ई डैश से डिनोट कर देता हूँ हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक है। या ई डैश क्या है आपका एनर्जी स्पेंड, ठीक है, ये क्या है आपका एनर्जी स्पेंड जो भी आपका एनर्जी स्पेंड हुआ होगा, तो हाफ एल आई स्क्वायर। तो आपका इनिशियल जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इनिशियल करंट तो जीरो है तो ये तो जीरो हो जाएगा। तो जो भी एनर्जी स्पेंड होगा क्या होगा जो आपका फाइनल एनर्जी होगा दैट इज इक्वल टू हाफ एल क्या है 2 और हाफ एल उसके बाद करंट क्या है 2 एम्पियर, ठीक है।
तो ये आपका आ जाएगा 4 जूल, ठीक है, 4 जूल इतना आपका एनर्जी स्पेंड होगा। ओके, तो ओके डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। सो बाय एवरीवन।